आराध्या सतर्क हो गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। बाहर कोई था। हल्की कदमों की आवाज थी, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। उसने जल्दी से चादर हटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर से खुला। सामने विवान की मां सुमित्रा खड़ी थीं, बिखरे बाल, कांपते हाथ और आंखों में एक अजीब सा दहशत। मेरी बेटियों को वापस लाओ। उनकी कांपती आवाज में गहरा दर्द था। आराध्या दंग रह गई। वो शादी के बाद पहली बार इस हवेली में आई थी, लेकिन पहले ही दिन उसे एहसास हो गया था कि ये महज एक घर नहीं है, बल्कि सदियों पुराने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। विवान चुपचाप रहता था। विवान की बहन वन्या, जिसका जिक्र उसने कम सुना था, चोरी छिपे देखती थी, और अब उसकी सास की ये हालत सामान्य नहीं थी। यहाँ कुछ ऐसा था जिसे दबाया गया था, लेकिन अब वो सच बाहर आने के लिए बेचैन था। जब सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी, लेकिन रात की फुसफुसाहट ताज़ा थी। उसने खुद को समझाया कि शायद नए माहौल की वजह से ये महज भ्रम है। वो अलमारी से कपड़े निकाल ही रही थी कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दीदी, क्या मैं चाय ले आऊं? सामने शांति नामक एक पुरानी नौकरानी थी, जिसका चेहरा किसी गहरे राज से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठों पर कोई कहानी है जो ज़बान तक पहुंचते पहुंचते मर जाएगी। हाँ, ले आओ, आराध्या ने धीरे से कहा और बाहर निकली। हवेली के हर कोने को ध्यान से देखते हुए उसने महसूस किया कि ये जगह वाकई बहुत पुरानी है। दीवारों में दरारें थीं, ऊंची छतों से लटकते झूमर थे और लकड़ी के दरवाजे थे जो समय की मार झेल चुके थे। वो चौंक गई। उसे याद आया कि विवान ने अपनी बहनों के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। उसने बस इतना कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, कब हुई, क्या ये दुर्घटना थी या कुछ और? ये सवाल उसके मन में घूमने लगे। इसी बीच उसने सुमित्रा की जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनी। वो एक पुराने झूले पर बैठी थीं और किसी अनदेखी चीज़ से बात कर रही थीं। मैंने कहा था ना, मत आना, मत बोलना। तुम्हें क्या लगा कि सब भूल जाएंगे? मैं नहीं भूलूंगी। आराध्या घबरा कर आगे बढ़ी। जैसे ही सुमित्रा की नज़र उस पर पड़ी, वो अचानक चुप हो गई और उसे घूरने लगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? हम तुम्हें भी उन्हीं की तरह ख़त्म कर देंगे, जैसे उन्होंने मेरी बेटियों के साथ किया। आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सास की आंखों में ऐसी दहशत थी जो उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। ये हवेली, ये घर और इसका हर कोना कोई भयानक राज छिपा रहा था, जिसकी परतें अब आराध्या के सामने धीरे धीरे खुलने लगी थी। उसने विवान से बात करने का फैसला किया। जब वो कमरे में आया तो आराध्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हारी बहनों की मौत कैसे हुई? विवान ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें फेर लीं और ठंडे लहजे में कहा, बहुत पुरानी बात है। उनकी किस्मत में यही लिखा था। इन बातों को कुरेदो मत। ये जवाब काफी नहीं था। आराध्या ने महसूस किया कि विवान कुछ छिपा रहा है। अगली सुबह जब वो हवेली के अलग अलग हिस्सों को देखने बाहर निकली तो उसने महसूस किया कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, खासकर एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा जो तहखाने यानी बेसमेंट की ओर जाता था। ये दरवाज़ा हमेशा बंद क्यों रहता है? यहाँ क्या है? उसने शांति से पूछा। नौकरानी के चेहरे पर दहशत छा गई। वो एक पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से बोली, दीदी, यहाँ मत जाना। जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं आया। आराध्या के दिल में एक अजीब सा डर दौड़ गया। वो और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन नौकरानी तेजी से वहां से चली गई। रात को जब आराध्या सोने के लिए लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक कमरे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो अदृश्य है लेकिन मौजूद है। अगली रात जब वो विवान के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी तो उसने जानबूझकर तहखाने का जिक्र छेड़ा। विवान ने चम्मच रखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन सब चीज़ों में मत पड़ो। इस हवेली में कुछ जगह ऐसी हैं जहां जाना मना है। आराध्या ने विवान की आंखों में देखा तो उसे लगा कि वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं। उनकी आंखें चीख चीख कर कह रही थीं कि बस अब आगे मत बढ़ो। मैंने देखा जहाँ एक अनजाना तनाव था। अब वो निश्चित थी कि यह महज कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। आराध्या का दिल लगातार बेचैन था। हवेली के माहौल में एक अजीब सी उदासी थी, मानो हवा में किसी की चीखें घुली हुई हों। वो निश्चित थी कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे उसे रोका जा रहा है, लेकिन पूरे दिन वो चुप रहे। जैसे ही रात हुई उसकी बेचैनी और बढ़ गई।
जैसे ही विवान गहरी नींद में गया, वो धीरे से बिस्तर से उतरी और नर्म कदमों से तहखाने की ओर बढ़ी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने अभी हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने जोर से उसकी बाँह पकड़ ली। दीदी, यहाँ मत जाओ। आराध्या ने घूमकर देखा। पुरानी नौकरानी शांति उसे डरी हुई आंखों से देख रही थी। मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? आराध्या ने रूंधे गले से पूछा। शांति के चेहरे पर डर गहरा गया। वो हिचकिचाई और फिर धीरे से बोली, दीदी, तुम्हारी नंदों के साथ जो हुआ वो किसी दुश्मन के साथ भी न हो। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से नौकरानी का हाथ पकड़ा और सख्ती से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ है? मुझे पूरा सच बताओ। लेकिन शांति ने सिर झुका लिया। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपको इस तहखाने से दूर रहना चाहिए। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई और आराध्या वहीं हक्की बक्की खड़ी रह गई। कमरे में आने के बाद भी वही बातें उसके मन में गूंज रही थी। उसकी ननदों के साथ क्या हुआ था? क्यों इस हवेली के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सा डर था? अगली सुबह नाश्ते के दौरान उसने फिर से विवान से उनकी मौत के बारे में पूछा, लेकिन वो सख्त हो गया। बस करो आराध्या, वो सब बातें बीत चुकी हैं, उन्हें मत कुरे दो। आराध्या चुप हो गई, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि ये महज अतीत की बातें हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये कोई राज था जो गहरे अंधेरे में छिपा था, लेकिन जिसकी छाया अभी भी हवेली में महसूस की जा सकती थी। अब आराध्या की रातें अजीब हो चुकी थी। जैसे ही वो सोने के लिए आंखें बंद करती, उसे किसी की फुसफुसाहट और कभी-कभी सिसकियां सुनाई देने लगतीं। शुरुआत में उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब नया माहौल और उसका अपना डर है, लेकिन फिर उसे ऐसे सपने आने लगे जो इतने असली लगते थे, मानो वो अतीत में झांक रही हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने खुद को एक वीरान गलियारे में खड़ा पाया। उसके सामने एक दरवाज़ा था जो अपने आप खुल गया। अंदर डर से भरी आंखों वाली एक युवती खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा आंसुओं से गीला था। मुझे बचाओ, लड़की की कांपती आवाज़ निकली। आराध्या उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे अंधेरे में खींच लिया। वो चीख रही थी, लेकिन अंधेरा सब कुछ निगल गया। आराध्या डरकर जागी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। ये महज सपना नहीं था, ये कोई हकीकत थी जो किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिपी थी। सुबह जब वो नाश्ते पर पहुंची तो विवान वहां नहीं था। सुमित्रा अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी कहीं खोई हुई सी लग रही थी। नौकर चाकर चुपचाप अपने काम में लगे थे। आराध्या ने हिचकिचाते हुए अपनी सास से पूछा, माँ, आपकी बेटियों की मौत कैसे हुई थी? सुमित्रा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने गहरी आंखों से आराध्या को देखा, मानो कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे थे। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वापस आना चाहती हैं, वो मुझे पुकारती हैं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। आराध्या का बदन कांप उठा। माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? सुमित्रा ने कुछ देर तक उसे खाली आंखों से देखा और फिर कांपती हुई आवाज़ में कहा, उसी ने ये सब किया है, वही कातिल है। कौन है? आराध्या ने जल्दी से पूछा, लेकिन सुमित्रा ने डर से अचानक अपनी आंखें नीची कर ली और जोर जोर से सिर हिलाने लगी, मानो कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। आराध्या को लगा जैसे उसके शरीर में एक लहर दौड़ गई हो और वो समझ गई कि सच उसके बहुत करीब है, लेकिन जो सामने आ रहा था वो शायद सहने लायक नहीं था। आराध्या का मन उलझन में था। उसे हर तरफ से संकेत मिल रहे थे कि इस हवेली में कोई भयानक राज छिपा है, लेकिन सच पूरी तरह सामने नहीं आ रहा था। सुमित्रा की उल्टी सीधी बातें, विवान का अजीब व्यवहार, तहखाने की दीवारों पर खून के धब्बे, ये सब किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े थे। उसी दिन दोपहर में जब वो अपने कमरे में बैठी थी तो नौकरानी शांति दबे पांव अंदर आई। उसके चेहरे पर दहशत थी, मानो कुछ कहना चाहती हो लेकिन डर रही हो। दीदी, उसने हल्की आवाज़ में कहा। आराध्या चौंक गई। क्या हुआ? शांति ने इधर उधर देखा, मानो ये सुनिश्चित कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर दबी आवाज़ में बोली, दीदी, आप यहाँ से चली जाएं, ये घर आपके लिए महफूज नहीं है। आराध्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? शांति के होंठ कांपने लगे। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर अचानक बोली, आपकी नंदे बीमार नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम निश्चित हो? लेकिन किसने?
शांति ने तेजी से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता दीदी, मैं बस इतना जानती हूँ कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी। सबने कहा कि वो बीमार थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उनका शरीर नीला पड़ गया था, जैसे उन्हें जहर दिया गया हो। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या विवान ये सब जानता था? शांति ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा और फिर कहा, दीदी वो सब जानता है और वो नहीं चाहता कि आप ये सब जानें। आराध्या की सांस रुक गई। जो कुछ वो सोच रही थी, अगर वो सच निकला तो इसका मतलब था कि खतरा सिर्फ उसकी नंदों तक सीमित नहीं था, बल्कि अब ये खतरा उस पर भी मंडरा रहा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे इस राज का पर्दाफाश करना था, भले ही इसकी कीमत उसकी जान क्यों ना हो। उस रात जब विवान सो गया तो आराध्या ने फिर से वो पुरानी डायरी निकाली जिसे उसने पहले पढ़ा था। वो देखना चाहती थी कि क्या उसमें और सुराग हैं जो उसे सच के करीब ले जाएंगे। डायरी के एक पन्ने पर वन्या ने लिखा था, मेरी बहन ईशा बार बार बीमार पड़ रही है, उसे हर रात उल्टी हो रही है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे। माँ कहती है कमजोरी है, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ तो गलत हो रहा है। कल रात मैंने उसे बंद आंखों से कांपते हुए पाया। आराध्या के हाथ कांपने लगे। उस पन्ने पर लिखा था, आज जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि ईशा की मौत सामान्य नहीं लग रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट लिखना शुरू किया, विवान ने उन्हें अकेले में बुलाया। जब डॉक्टर वापस आए तो उन्होंने बस यही कहा कि सब ठीक है। आराध्या के मन में अचानक एक ख्याल आया, क्या विवान अपनी बहनों की मौत में शामिल था या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था? डायरी आराध्या के हाथों से गिर गई। अचानक उसने दरवाजे के नीचे से कदमों की परछाई देखी। वो तुरंत बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे ये राज खोल रहा था, वो उतना ही खतरनाक होता जा रहा था। अगली सुबह जब विवान नाश्ते पर आया तो आराध्या ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। वो हमेशा की तरह शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आराध्या ने पहले कभी नहीं देखा था, कुछ छिपाने की बेचैनी। आराध्या ने धीरे से कहा, विवान, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? विवान ने नाश्ता करते हुए सिर हिलाया। क्या तुम्हारी बहनें सचमुच बीमारी से मरी थीं? विवान के हाथ एक पल के लिए रुके, फिर उसने धीरे से कहा, क्यों? आराध्या ने सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? विवान ने गुस्से से चम्मच टेबल पर रखा और कहा, ये क्या बातें कर रही हो आराध्या? तुम्हें बार बार क्यों लग रहा है कि उनकी मौत कोई साजिश थी? ये सब पुरानी बातें हैं, इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आराध्या अब चुप रहने वाली नहीं थी। अगर कुछ छिपाने लायक नहीं था तो तुमने डॉक्टर की रिपोर्ट क्यों बदलवाने की कोशिश की? विवान का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। ये सब तुम्हें किसने बताया? उसकी आवाज में तेजी थी। आराध्या ने गहरी सांस ली। किसने बताया ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ। विवान ने गहरी सांस ली और कुर्सी से खड़ा हो गया। बस करो आराध्या, ये सब बेकार की बातें हैं। इन चीजों के बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो इस घर के पुराने मामलों में मत पड़ो। आराध्या दंग रह गई। विवान ने पहली बार उससे इतनी सख्ती से बात की थी। फिर वो दरवाज़ा तेजी से बंद करके बाहर चला गया और आराध्या वहीं बैठी सोचती रही। अब आराध्या को यकीन हो गया था कि वो सच के बहुत करीब आ चुकी है, और अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ी तो शायद उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी रात जब पूरा घर सोया हुआ था, आराध्या ने चुपके से शांति को अपने कमरे में बुलाया। दरवाज़ा धीरे से बंद करने के बाद वो उसके करीब गई और दबी आवाज़ में पूछा, सच बताओ, तुम जानती हो कि मेरी ननदों को किसने मारा था? शांति का रंग उड़ गया, लेकिन फिर वो कांपती आवाज़ में बोली, दीदी, मैं सब कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने जो देखा वो बता सकती हूँ। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने क्या देखा? शांति ने एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा, मानो सुनिश्चित कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से कहा, सबसे पहली ननद वन्या दीदी, उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। किसी ने उनका गला घोंटने की कोशिश की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे। आराध्या की सांस रुक गई। ये सब कैसे हुआ और किसने किया? शांति की आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक रात मैंने वन्या दीदी को उनके कमरे में रोते हुए सुना था। वो किसी से कह रही थी, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे छोड़ दो। आराध्या का बदन कांप उठा। इसका मतलब था कि वन्या को कोई बड़ा राज पता चला था और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। और फिर अगले ही दिन वो नहीं रहीं। शांति ने कांपती आवाज में कहा। आराध्या ने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया। ये सब इतना डरावना था कि इस पर यकीन करना मुश्किल था। और दूसरी ननद ईशा? शांति की आंखों में आंसू थे। मैंने वन्या दीदी को मरते देखा था और फिर एक हफ्ते बाद ईशा भी मर गई। आराध्या को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। और तीसरी ननद जिया? शांति फुसफुसाई। वो सब कुछ जान गई थी और उन्हें पता था कि अब अगला नंबर उनका है।
आराध्या ने घबराकर शांति का हाथ पकड़ लिया। लेकिन हत्यारा कौन था? शांति ने अपनी उंगलियां अपने होठों पर रख ली। वो और कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब आराध्या को एहसास हो गया था कि वो कातिल के बहुत करीब आ चुकी है। सुमित्रा के पास जवाब था। आराध्या के अंदर डर और सच जानने की जिद के बीच अब जंग छिड़ गई थी। वन्या, ईशा और जिया, इन तीनों की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। आराध्या ने तय किया कि अब वो विवान की मां से सच उगलवा कर रहेगी। शाम को जब विवान हवेली से बाहर चला गया था, आराध्या दबे पांव सुमित्रा के कमरे में पहुंची। वो अपनी कुर्सी पर बैठी शून्य में घूर रही थी, मानो किसी अनदेखी छाया को देख रही हूं। आराध्या धीरे से उनके पास बैठी और बोली, माँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? सुमित्रा ने पलकें झपकाईं, मानो गहरी सोच से बाहर आई हो। फिर धीरे से कहा, पूछो। आराध्या ने धड़कते दिल से पूछा, आपकी बेटियों की मौत कैसे हुई? सुमित्रा का बदन एक पल के लिए सुन्न हो गया। उन्होंने आराध्या की ओर देखा और उनकी आंखों में डर चमक उठा। वो मरी नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। उनकी आवाज कांप रही थी। आराध्या ने घबराकर पूछा, किसने मारा माँ? सच बताओ। सुमित्रा के होंठ कांपने लगे। वो अपने हाथों को सहलाने लगी, मानो कोई भयानक सच कह रही हूं। पहले वो डनी, फिर अचानक उनकी आंखों में डर की जगह निराशा आ गई। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, मेरी बेटियों का कातिल इसी घर में है। वो बहुत करीब थीं, लेकिन जैसे ही सच बाहर आने वाला था, सुमित्रा बेहोश हो गईं। अब ये साफ हो गया था कि ये सच बहुत खतरनाक था, और अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए आराध्या को और हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि कातिल बहुत करीब था। सुमित्रा के बेहोश होने के बाद हवेली में हड़कंप मच गया। शांति ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और बताया कि ये सदमे की वजह से हुआ है। आराध्या ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि सुमित्रा ने जो सच छिपाने की कोशिश की, वही उनकी हालत का कारण था। जब विवान को ये बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो रात को देर से घर आया और सीधा आराध्या के कमरे में गया। तुमने माँ से क्या किया? क्या पूछा? उसकी आवाज कड़वी थी। आराध्या चौंक कर उसे देखने लगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया विवान, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहनों के साथ क्या हुआ था। विवान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और दबी आवाज में कहा, ये पुरानी बातें हैं आराध्या, इनके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। माँ पहले ही काफी कमजोर है, उन्हें और परेशान मत करो। लेकिन आराध्या ने महसूस किया कि विवान की आवाज में कुछ छिपा है। वो कुछ जानता था, लेकिन नहीं चाहता था कि आराध्या सच के करीब जाए। अगली रात जब सब गहरी नींद में थे, आराध्या एक बार फिर तहखाने की ओर बढ़ी। उसने टॉर्च चलाई और दीवारों को देखा। कीलों के निशान, खून के धब्बे, और फिर फर्श पर 3 नाम खुदे हुए दिखे, वन्या, ईशा, जिया। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तेजी से पलटी, लेकिन रोशनी में कोई नहीं दिखा। और फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर जोरदार हाथ रख दिया और आराध्या चीख उठी। किसी की मजबूत पकड़ आराध्या के कंधे पर थी और वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर वही धीमी डरावनी आवाज आई, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं थी। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से खुद को झटका दिया और पीछे हटकर जमीन पर गिर गई। उसने जल्दी से टॉर्च की लाइट ऑन की। उसने इधर उधर घुमाया, लेकिन सामने कोई नहीं था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों की ओर भागी और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब ये हवेली उसके लिए महज एक घर नहीं, बल्कि एक डरावना कब्रिस्तान बन चुकी थी। अगली सुबह उसका सिर भारी था, लेकिन उसने हार न मानने का दृढ़ निश्चय किया। उसने तय किया कि वो किसी भी तरह इस कातिल का पता लगाकर रहेगी। हवेली की पुरानी चीजें देखने के बहाने वो एक बंद अलमारी खोल रही थी, जब उसकी नज़र धूल और मिट्टी से ढके कुछ पुराने खतों पर पड़ी। उसने जल्दी से उन्हें खोला और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें आश्चर्य और डर से चौड़ी हो गईं। मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार डालेगा, जैसे उसने मेरी बहनों को मारा। अगर मेरी मौत हो जाए तो समझ लेना कि कातिल बाहर का कोई नहीं है, बल्कि वो है जिस पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा है। ये जिया का लिखा हुआ खत था। आराध्या का पूरा बदन सुन्न पड़ गया। विवान, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो अपने पति पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती थी? लेकिन ये खत झूठ नहीं था। आराध्या के हाथ कांपने लगे। अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि विवान अपनी ही बहनों का कातिल था। ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। आराध्या ने जल्दी से खत को छिपाया और दरवाजा खोला। विवान उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी थी। तुम क्या कर रही हो आराध्या? उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। आराध्या ने महसूस किया कि अब वो खतरे के बहुत करीब आ चुकी है।
अगर उसने कोई गलत कदम उठाया तो वो खुद अगली शिकार हो सकती है। मैं बस पुरानी चीजें देख रही थी, आराध्या ने हिम्मत करके कहा। विवान ने उसे ध्यान से देखा, फिर आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़ ली। आराध्या, ये सब छोड़ दो। जिस रास्ते पर तुम जा रही हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आराध्या को उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, मानो वो उसे समझा भी रहा हो और धमका भी रहा हो। जब रात हुई, आराध्या ने तय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। वो जानती थी कि अगर उसने एक कदम भी पीछे लिया तो शायद सच कभी सामने नहीं आएगा। वो हवेली की नौकरानी शांति के पास गई, जो हमेशा सहमी रहती थी, मानो कोई भयानक राज उसके दिल में दफन हो। मुझे सच बताओ, विवान की बहनों के साथ क्या हुआ था? शांति घबराकर आराध्या को देखने लगी और फिर जल्दी से अपनी आंखें नीची कर ली। दीदी, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो, आराध्या ने सख्त लहजे में कहा। मैंने कहा, मैं जानती हूं कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। अगर तुम सच में न्याय चाहती हो तो मुझे सच बताओ। शांति ने ये सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर देखा कि कोई और सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से कहा, मैंने खुद देखा था विवान साहब अपनी बहनों को जहर दे रहे थे। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें यकीन है? शांति की आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी। सब डरते थे विवान साहब से। वो बहुत चालाक हैं, वो अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ते। आराध्या के हाथ कांपने लगे। तो क्या ये सब जायदाद के लिए था? शांति ने सिर हिलाया। हाँ दीदी, बहनें जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही थीं, लेकिन विवान साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक एक करके सबको मार डाला। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। वो इंसान जिसके साथ वो इतने साल से रह रही थी, वो सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि एक निर्दयी कातिल भी था। अगली रात वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी जब दरवाजा धीरे से खुला। विवान अंदर आया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम थोड़ी बदली बदली लग रही हो आराध्या, क्या बात है? आराध्या ने जल्दी से खुद को संभाला। कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। विवान ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। ये अच्छी बात है कि तुम खुद को व्यस्त रख रही हो, लेकिन आराध्या। वो एक पल के लिए रुका और फिर धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, ये मत भूलो,